डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू में कहते हैं हार्वर्ड के 31% स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज से हैं और ये कंट्रीज एक भी पैसा नहीं देती। Part of the problem with Harvard is that there are about 31%, almost 31% of foreigners coming to Harvard. We give them billions of dollars, which is ridiculous. We do grants, which we're probably not going to be doing much grants anymore to Harvard. Now, no foreign government contributes money to Harvard. We do. और इस एक स्टेटमेंट ने दुनिया भर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली इंडियंस के लिए एक नया टेंशन क्रिएट कर दिया है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT जिनमें एडमिशन लेना सपना होता है, अब उनमें अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी की वजह से फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। लेकिन आयरनी ये है दोस्तों, जिस अमेरिका को आज नॉलेज का एपिसेंटर माना जाता है, कभी दुनिया के सबसे ब्रिलियंट लोग भारत पढ़ने आते थे, और वो भी हार्वर्ड से 400 साल पहले। क्या आपको पता है 1000 साल पहले हमारे देश में 9 स्टोरेड लाइब्रेरी हुआ करती थी? लिटरली बुक्स, जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर्स 1000 years ago on 9 floored building। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश की पुरानी यूनिवर्सिटीज तक्षशिला और नालंदा की। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज तक्षशिला और नालंदा भारत में हुआ करते थे, जहाँ लोग चाइना, ग्रीस, जापान, तिब्बत जैसे देशों से आते थे सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं किसने, कैसे और क्यों हमारी ये नॉलेज एम्पायर, शिक्षा का धरोहर बर्बाद कर दिया? तो चलिए शुरू करते हैं। इस रोमांचक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट यूट्यूब के एल्गोरिदम को पसंद आएगा और हमारे फैक्ट बेस्ड कंटेंट और भी लोगों तक पहुंचेगी। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारे कामों को और प्रोत्साहन मिलेगा। सो इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इमेजिन कीजिए आप 2500 साल पहले के भारत में हो। ना कोई यूट्यूब, ना गूगल, ना हार्वर्ड, ना ऑक्सफोर्ड, लेकिन एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स सिर्फ एक कारण से आ रहे थे। क्यों? ज्ञान के लिए। तक्षशिला दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो 700 BC में स्टैब्लिश हुई। ये आज के पाकिस्तान के पंजाब रीजन में लोकेटेड थी, लेकिन उस वक्त ये हिंदुस्तान का एक ज्ञान का महान केंद्र था। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम किसी फिक्स्ड सिलेबस पे बेस्ड नहीं थी। यहाँ पैरेट लर्निंग नहीं, डायलॉग हुआ करता था, डिबेट होती थी और हर सब्जेक्ट को लॉजिकली समझा जाता था। हर स्टूडेंट का अपना टीचर होता था और सिलेबस टेलर मेड होते थे बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी। और सबसे चौंकाने वाली बात, 60 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते थे, जैसे अर्थशास्त्र और पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, आयुर्वेद, एंशिएंट मेडिसिन, धनुर्विद्या, आर्चरी एंड वॉरफेयर, ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोनॉमी, गणित, मैथमेटिक्स, वेद, संस्कृत, ग्रामर, फिलोसफी और बहुत कुछ। और जब मैं कहता हूँ कि तक्षशिला के स्टूडेंट्स लेजेंड होते थे, तो लिटरली लेजेंड्स होते थे। चाणक्य, अर्थशास्त्र के ऑथर और मौर्य एम्पायर के ब्रेन। पनिनी, संस्कृत ग्रामर के पिता, जिनकी ग्रामर आज भी AI और लिंग्विस्टिक में यूज होती है। जीवाका, लॉर्ड बुद्ध के पर्सनल डॉक्टर और आयुर्वेद के महाआचार्य। जी हाँ, ये सब तक्षशिला के एलुमनाई थे। क्या आप एक तक्षशिला के एक ऐसे और फेमस लेजेंड का नाम जानते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में अपनी आंसर जरूर लिखिए। क्या आपको पता है यहाँ एडमिशन लेना हार्वर्ड से भी मुश्किल था? जी हाँ, ठीक सुना आपने। तक्षशिला में एंट्री मिलती थी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी वैदिक नॉलेज में प्रोफिशिएंट होते थे। और स्टूडेंट सिर्फ लोकल नहीं थे, चाइना, अरेबिया, ग्रीस, तिब्बत जैसे देशों से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सोच के देखिए, आज जहाँ हम हार्वर्ड के लिए वीजा में लाइन लगाते हैं, एक वक्त था जब दुनिया तक्षशिला के गेट पे लाइन लगाती थी। ये था हमारा अपना हार्वर्ड से 2500 साल पहले। तक्षशिला तो भारत के लिए सिर्फ शुरुआत थी। तक्षशिला के लगभग 1000 साल बाद भारत ने एक और ऐसे ज्ञान का स्तंभ खड़ा किया जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय। 5th सेंचुरी में गुप्त एम्पायर के समय में नालंदा की स्थापना हुई थी, मॉडर्न डे बिहार के राजगीर के पास। लेकिन नालंदा सिर्फ एक गुरुकुल नहीं था, ये था एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी सिटी जहां 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और 2000 से ज़्यादा
टीचर्स एक साथ रहते थे, पढ़ते थे और रिसर्च करते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नालंदा के पास थी एक 9 स्टोरेड लाइब्रेरी जिसका नाम था धर्मगंज। इस लाइब्रेरी में लाखों की संख्या में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, साइंस, लॉजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर और बुद्धिस्ट फिलोसफी पर लिखे गए किताबें। ये वो टाइम थे जब दुनिया के बहुत से देश अंधकार में थे और भारत में नॉलेज का एक एम्पायर ग्रो हो रहा था। नालंदा में स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से नहीं थे, बाहर से भी लोग आते थे, जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया, तिब्बत, कोरिया, चाइना। सोचने वाली बात है, जब दुनिया के कई हिस्से में स्कूल का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तब भारत में एक इंटरनेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी थ्राइव कर रही थी। क्यों? गर्व की बात है कि नहीं? अगर है तो कमेंट्स पे जय हिंद जरूर लिखिए। आज जहां हम ऑक्सफोर्ड को टॉप समझते हैं, एक वक्त था जब दुनिया नालंदा को बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझती थी। आज हम नालंदा को एशिया का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑक्सफोर्ड को दुनिया का नालंदा कहना चाहिए? क्यों, है कि नहीं? तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व के महान यूनिवर्सिटीज ने भारत को एक ज्ञान का सुपर पावर बना दिया था। लेकिन हर रोशनी के बाद एक अंधेरा भी होता है, और ये अंधेरा शुरू हुआ 1193 AD में, जब इस्लामिक इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक किया। खिलजी को पढ़ाई के मंदिर से कौन सा प्रॉब्लम था, क्या आपको पता है? अगर हाँ तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। खिलजी ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं जलाई, उसने एक सिविलाइजेशन का इंटेलेक्चुअल DNA को ही मिटा दिया। नालंदा की 9 स्टोरी लाइब्रेरी में आग लगा दी, जिससे लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही। लिटरली इट बर्न कंटिन्यूअसली फॉर 3 months टू बी प्रिसाइज। ट्रेडिशनल अकाउंट और टिबेटन रिकॉर्ड्स एंड सोर्सेस लाइक मिनहाजी सिराज तबक्कत-ए-नसरी कहती हैं कि 9 मिलियन से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स की वजह से ये आग इतनी लंबी चली। सोचिए, ये सिर्फ पत्तों वाले ग्रंथ नहीं थे, ये थे हजारों साल की रिसर्च, इंसाइट और समाज का कलेक्टिव विजडम। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद तक्षशिला भी धीरे धीरे फॉरेन इन्वेशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज और धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते खत्म हो गए। और फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने एक नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जो सिर्फ क्लर्क्स, वर्कर्स और ओबीडियंट सर्वेंट्स बनाता था। सोचने वाले लोग नहीं, सिर्फ काम करने वाले लोग। गुरुकुल और वैदिक लर्निंग सिस्टम को बैकवर्ड कहकर हटा दिया गया, एबॉलिश किया गया। रिजल्ट, हम अपनी असली आइडेंटिटी भूल गए। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? आज के भारत में भी IITs, IIMs, एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर भी 2024 में 1.3 मिलियन इंडियन स्टूडेंट्स ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए वीजा अप्लाई किया। क्यों? ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, ये एक ब्रेन है, टैलेंट की, पोटेंशियल की और हिंदुस्तान के फ्यूचर की। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे में भी कुछ रोशनी के दीप जलते हैं। 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया गया एक नए इंटरनेशनल कैंपस के साथ। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग और एंशिएंट नॉलेज सिस्टम को दोबारा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स भी मिलकर इंडिया को एक ग्लोबल एजुकेशनल हब बनाने की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ बिल्डिंग्स बना रहे हैं, या फिर वैसे ही टीचर्स, थिंकर्स और विजनरीज भी तैयार कर रहे हैं जैसे तक्षशिला और नालंदा में हुआ करते थे? आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में दोबारा तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज बन सकती है? क्या आपको पता है हिंदुस्तान के सिंध घाटी सभ्यता में लोगों को डेंटल सर्जरी का ज्ञान था? हैरान मत होइए, आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्कल मिला जहां दांत को ड्रिल किया गया था। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के चौंकाने वाले फैक्ट्स। ऑल्सो, क्या लगता है कोलंबस हिंदुस्तान खोजने क्यों निकल पड़े थे? क्या हिंदुस्तान सच में सोने की चिड़िया थी? स्क्रीन पर दिख रहे दूसरे वीडियो को भी अवश्य देखें। हमारे वीडियो हिंदुस्तान और समाज के लिए समर्पित है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।